हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ थर्ड सेमेस्टर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। और इसी सीरीज़ में जो पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला सेक्शन हम इसके अंदर देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन का। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार है वो भारत के संविधान के कौन से हिस्से के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं जो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है और फंडामेंटल राइट्स के फ़ायदे क्या हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, एक समाज के लिए और एक नेशन के लिए। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं, वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं जो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। और हमको फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर की या फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कि भारत को फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा कहाँ से मिली, वो हमारे को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का पहला ऐसा मुल्क था या पहला ऐसा देश था जिसने अपने लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जिन्हों का उल्लेख उन्होंने अपने संविधान में किया। तो हमें प्रेरणा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। अब दूसरी बात ये है कि इन्हों को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। ये देखो बच्चे कि कुछ अधिकार, ये वाले जो अधिकार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक आम इंसान की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसकी संपूर्ण डेवलपमेंट और संपूर्ण ग्रोथ के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। संपूर्ण ग्रोथ में क्या आता है, उसका हम फिज़िकल ग्रोथ भी बोलते हैं, उसका जो इंटेलेक्चुअल है, मतलब कि उसकी बौद्धिक ग्रोथ, उसकी इंटेलेक्चुअल की ग्रोथ भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी मॉरल ग्रोथ, उसकी नैतिक ग्रोथ, कि नैतिकता के पैमाने पे वो कितना ऊपर जाता है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आधारित है। उसकी सामाजिक ग्रोथ, एक इंसान की सामाजिक ग्रोथ भी इन फंडामेंटल राइट्स की अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक इंसान की ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट किस पे निर्धारित करती है, वो है फंडामेंटल राइट्स। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसके अलावा इसको फंडामेंटल राइट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा हासिल है। इसको मतलब फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा हासिल है। वो इसलिए हासिल हुआ क्योंकि हमने इसको फंडामेंटल राइट्स को एक चैप्टर बना के अपने संविधान का हिस्सा बना लिया है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं। एक फंडामेंटल राइट्स देखो, एक समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक समाज के अंदर इंसानों की इज्जत और उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक समाज के अंदर एकता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समानता नहीं होगी, बराबरी नहीं होगी एक समाज के अंदर, तो वो समाज में लड़ाइयाँ होंगी, रंजिशें होंगी, बदलाव होगा, टकराव होगा। तो ऐसे समाज की डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं हो सकती। तो मौलिक अधिकार इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए, लोगों की डिग्निटी, उनों की रिस्पेक्ट बनाने के लिए, समाज में एकता बनाने के लिए और समाज की का सुधार और उद्धार करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की बहुत ही ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हमने एक मुल्क के अंदर, एक देश के अंदर लोकतंत्र इस्टेब्लिश करना है, लोकतंत्र लगाना है या
उसको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स ये भी इंश्योर करता है कि एक देश की सरकार कानून के हिसाब से चले, ना कि उसके शासकों की मनमर्जी के हिसाब से चले। और हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि हर एक इंसान को समान अधिकार मिलेंगे। वो इंसान बेशक किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, उन्हों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव से ये सारे फंडामेंटल राइट्स बराबरी समान तौर पे मिलेंगे। ये थी बच्चों इंट्रोडक्शन। अब जब हमने अपना संविधान बनाया था, या मूल संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान था। और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे? वो हैं, पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 14 से लेके 18 तक के अंदर इस राइट का उल्लेख मिलता है। सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 19 से लेके 22 के अंदर सीमित हैं। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार। आर्टिकल्स 23 एंड 24 इसको डील करते हैं। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल्स 29 एंड 30 को डील करते हैं। सिक्स्थ है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। और सेवन्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपायों का अधिकार। ये 7 अधिकार थे जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल संविधान था, जिसके अंदर दिए गए थे। लेकिन आज की डेट में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हमारे को अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें से जो 6वां फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको अब पार्ट 3 से निकाल के पार्ट 12 में रख दिया गया है। अब ये अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है। और इस राइट को कौन सा अनुच्छेद डील करता है, या कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, वो है आर्टिकल 300A। अब ये कैसे हुआ, या मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से निकाल के पार्ट 12 में किसने रखा? वो रखा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान को बदलने का जो कानून पास हुआ था, 44th कानून जो पास हुआ था 1978 में, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से निकाल के पार्ट 12 में डाल दिया। मतलब कि अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं आज की डेट में। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों, वो है कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं या फीचर्स। तो पहली जो विशेषता है वो ये कहती है कि कुछ अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हर एक को मिलेंगे, वो बेशक भारत का नागरिक हो, या फॉरेनर हो, या लीगल पर्सन हो। दूसरा अधिकार है, तो कहता है कि जो दूसरा फीचर है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस या बंदिशें लग सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक अधिकार मिल गया, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस अधिकार के तहत कुछ भी कर लो, उस अधिकार के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक राइट है राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार के तहत ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकें किसी को भी, ये नहीं है कि राइट टू स्पीच के तहत मैं किसी को भी गालियां निकालनी शुरू कर दूं। मेरे को वही चीज़ बोलनी है जिससे किसी की बेइज्जती या किसी का नुकसान ना हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे राइट टू स्पीच के ऊपर भी कुछ बंदिशें हैं। तो राइट टू फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है,
ये क्वालिफाइड हैं, इनों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। जो तीसरा फीचर बच्चों वो है कि ज़्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे को सरकार के अगेंस्ट मिलते हैं, कि सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो हम उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ही अधिकार ऐसे हैं जो कि सामान्य व्यक्ति, जो आम, जो प्राइवेट लोग हैं, जो आम व्यक्ति हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जैसे हम, आप लोग, इन्हों के अगेंस्ट मिलते हैं। कुछ ही ऐसे अधिकार हैं। ज़्यादातर अधिकार हमारे को सरकार के गलत कामों के को रोकने के लिए या उन्हों के विरोध में हमारे को अवेलेबल हैं। जो चौथा फीचर वो है, वो कहता है कि जो मौलिक अधिकारों का कुछ मौलिक अधिकार नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो सरकार के काम के ऊपर रोक लगाते हैं, मतलब कि वो सरकार को ऐसा कोई काम करने से रोकते हैं जिससे एक आम इंसान को नुकसान हो सके। तो इसलिए क्योंकि वो सरकार के काम के ऊपर रोक लगा रहे हैं, इसलिए हम उन्हों को नेगेटिव इन कैरेक्टर बोलते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो पॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं या पॉजिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो आम लोगों को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, कुछ खास अधिकार देते हैं। अगला फीचर है दे आर जस्टिशिएबल, मतलब कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए न्याय पा सकते हैं। न्याय के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई इंसान या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर न्याय हमें मिलेगा। लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? अगर हम अदालतों के पास जाएंगे। अगला जो नेक्स्ट फीचर है वो कहता है दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारा किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हम निचली अदालतों के पास जाएं, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की अदालतों के पास जाएं। ये ज़रूरी नहीं है। हम सीधा ही सबसे ऊपर की जो अदालत है हिंदुस्तान की, जो है सुप्रीम कोर्ट, हम सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाके न्याय मांग सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट का कोई हनन होता है। अब जो हमारी भारत की पार्लियामेंट हैं, जहाँ पे हमने अभी तक देखा कि पार्लियामेंट क्या होती है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं। जो भारत की पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी मौलिक अधिकार के ऊपर रोक लगा सके या उसको ख़त्म कर सके। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को एक अलग किस्म का कानून पास करना होता है। इस कानून को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि भारत के संविधान में बदलाव करने का कानून। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा है। अगर हमने उसके अंदर कुछ बदलाव करना है तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम भारत के संविधान में कुछ बदलाव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि संविधान में बदलाव करने वाला कानून पास करना पड़ेगा। किसको? भारत की पार्लियामेंट को। अब एक कंडीशन है लेकिन इसके अंदर, कि हमारे संविधान के कुछ मूल फीचर्स हैं, कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जिसको कि पार्लियामेंट कभी भी बदल नहीं सकती। बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ही पास कर दे, फिर भी कुछ हमारे संविधान की विशेषताएं को कोई किसी भी तरीके से पार्लियामेंट बदल नहीं सकती। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी संसदीय प्रणाली है, जो हमारी सरकार है वो संसदीय प्रणाली की सरकार है। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का एक सिद्धांत है। सरकार किसी भी तरीके से या पार्लियामेंट किसी भी तरीके से किसी भी कानून के ज़रिए इसमें बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है।
तो ये एक पार्लियामेंट के ऊपर एक रुकावट है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है कि अगर उसने फंडामेंटल राइट में या मौलिक अधिकारों में कुछ चेंज लेके आना है तो पहला क्या है कि वो एक संविधान को बदलने का कानून पास करेगी, लेकिन उस कानून के तहत भी वो जो मूल ढांचे की कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। अब एक एक होती है एमरजेंसीज। हमारे देश में 3 तरीके की एमरजेंसीज लग सकती हैं। उसमें पहली किस्म की एमरजेंसी है नेशनल एमरजेंसी। एमरजेंसीज बच्चों प्रेसिडेंट लगाता है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन सी तरह की एमरजेंसीज हैं और कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। हम सिर्फ एक एमरजेंसी होती है नेशनल एमरजेंसी, उसमें से वो भी राष्ट्रपति की तरफ से प्रोक्लेम होती है, लगाई जाती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस के अंदर मौलिक अधिकारों के ऊपर रोक लग सकती है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन लेकिन इस केस के अंदर भी यहाँ पे भी 2 ऐसे अधिकार हैं जिन्हों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो अधिकार आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत हैं। और ये कौन से अधिकार हैं ये हम अगले क्लास के अंदर, ये नेक्स्ट क्लास होएगी हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है वो ये कहता है कि अगर भारत में किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ का मतलब अगर फ़ौज का कानून वहाँ पे चल रहा है या फ़ौज का शासन वहाँ पे चल रहा है, तो उस एरिए के अंदर भी हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रुकावट लगा सकते हैं, कुछ रोक लगा सकते हैं। लास्ट फीचर हमने आज डिस्कस करना है वो ये कहता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हमारे को कानून पास करने की ज़रूरत होती है, और कानून पास करने की जो अधिकार है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास है, वो राज्यों की जो संसद होती है उनों के पास नहीं है। और कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हों को लागू करने के लिए किसी भी तरीके का कानून की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही लागू हो जाते हैं, अपने आप ही लागू हो जाते हैं। तो बच्चे ये आज हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्यों कहलाए जाते हैं, उसकी प्रेरणा या फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं, और इसकी कुछ विशेषताएं हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। इसका जो बचा हुआ पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आया है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके उस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।